तो एक बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। एक ऐसा केस जिस पर सच कहूं तो सालों से सबकी नजरें टिकी हुई थीं। चलिए आज इसी फैसले की हर एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में है कि इस बड़े फैसले के बाद आखिर हुआ क्या? किसे मिली रिहाई? तो देखिए, जो नाम है उनसे तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। कोर्ट ने 5 लोगों को जमानत दे दी है। गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। लेकिन 2 नाम ऐसे हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अब कोर्ट ने ये जो बंटवारा किया है ना, इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई है। कोर्ट का कहना है कि इन लोगों की जो कथित भूमिकाएं थीं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है, और यही यही इस पूरे केस का सबसे अहम पहलू बन जाता है। ठीक है, तो इस फैसले को अगर सही मायने में समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं साल 2020 में और देखते हैं कि उस दौरान आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से। लेकिन देखते ही देखते बात बढ़ जाती है। फरवरी 2020 आते आते ये जो विरोध प्रदर्शन थे, ये एक बहुत ही भयानक सांप्रदायिक दंगे की शक्ल ले लेते हैं। और टाइमिंग देखिए, ये सब ठीक उस वक्त हो रहा था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे। हालात इतने बिगड़ गए थे उत्तर पूर्वी दिल्ली में कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को खुद मौके पर उतरना पड़ा। और इन दंगों की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। 53 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आंकड़ा बताता है कि ये दिल्ली में दशकों में हुई सबसे घातक, सबसे भयानक हिंसा। तबाही का मंजर सोचकर देखिए, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए, हजारों लोग अपने ही शहर में बेघर हो गए। घर, दुकानें, धार्मिक स्थल, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 750 से भी ज्यादा FIRs दर्ज की, और मरने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम भी शामिल था। इस एक बात ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संगीन बना दिया। और बस यहीं से ये मामला सिर्फ एक दंगे का नहीं रह जाता है। पुलिस की जांच जैसे ही आगे बढ़ती है, कहानी में एक बिल्कुल नया, एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पुलिस का दावा क्या था? पुलिस का कहना था कि ये जो दंगे हुए, ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी, प्री प्लान्ड बड़ी साजिश थी। और इस साजिश की टाइमिंग, उसे जानबूझकर अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के साथ मैच किया गया था। मकसद, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार को शर्मिंदा करना। और इसी बड़ी साजिश की थ्योरी ने इस केस में UAPA जैसे सख्त आतंक विरोधी कानून का दरवाजा खोल दिया। तो चलिए अब जरा उस कानून को समझते हैं जो इस पूरे मामले के बिल्कुल केंद्र में है, UAPA। देखिए, इस पूरे केस की जो नींव है वो है UAPA की धारा 15। ये धारा आतंकवादी कृत्य या टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करती है। अब आमतौर पर जहन में आतंकवादी कृत्य का मतलब शायद बम धमाके या गोलीबारी होता है, लेकिन कोर्ट ने ये साफ किया है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। कोई भी ऐसा काम जिससे आम जनजीवन ठप हो जाए, लोगों में एक दहशत का माहौल बन जाए, वो भी इसके दायरे में आ सकता है। और अब आते हैं UAPA के उस हिस्से पर जो शायद सबसे सख्त है और सबसे ज्यादा विवादित भी। एक ऐसा प्रावधान जो जमानत मिलना लगभग नामुमकिन बना देता है। ये है धारा 43D5। ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोर्ट को पुलिस की चार्जशीट देखकर सिर्फ पहली नजर में, यानी प्रीमा फेसी, ऐसा लगता है कि आरोप सच हो सकते हैं, तो जमानत नहीं दी जाएगी। बस इतना ही काफी है। अब ये स्लाइड एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फ़र्क दिखाती है। देखिए, हमारे जो आम क्रिमिनल लॉज हैं, उनका एक सुनहरा सिद्धांत है, बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। मतलब जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। सीधा सा मतलब ये कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, उसे बेगुनाह माना जाएगा। लेकिन यूएपीए इस पूरे सिद्धांत को पलट कर रख देता है। यहाँ पर अगर पुलिस सिर्फ कोर्ट को ये यकीन दिला दे कि हाँ, पहली नज़र में आरोप सच लग रहे हैं, तो फिर सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ आरोपी पर आ जाता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। और इसी एक वजह से UAPA के तहत जमानत मिलना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कानूनी फर्क है। अच्छा, अब आते हैं केस के एक और बहुत ही दिलचस्प और अहम पहलू पर। एक ऐसा पहलू जिसका जमानत के इस फैसले पर बहुत गहरा असर पड़ा है।
ये प्रोटेक्टेड विटनेसेस या संरक्षित गवाह आखिर हैं कौन? तो ये वो गवाह होते हैं जिनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है, एकदम सीक्रेट। ऐसा इसलिए ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। अब अभियोजन पक्ष की जो बड़ी साजिश वाली थ्योरी है ना, वो असल में इन्हीं गवाहों के बयानों पर टिकी है। इन्हें इस केस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और यही वजह है कि कोर्ट अक्सर ये मानता है कि भाई जब तक इन इतने जरूरी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते, तब तक मुख्य आरोपियों को जमानत पर छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि गवाही को प्रभावित करने का खतरा बना रहता है। तो अब एक वाजिब सा सवाल उठता है, उमर खालिद और शर्जील इमाम जिन्हें जमानत नहीं मिली है, उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या विकल्प है उनके पास? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 रास्ते बताए हैं, बिल्कुल साफ साफ। पहला रास्ता तो ये है कि जब सारे के सारे प्रोटेक्टेड विटनेसेस की गवाही और उनसे जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी हो जाएगी, तब वो जमानत के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता वो है इस फैसले की तारीख से ठीक 1 साल बाद। अब इन दोनों में से जो भी शर्त पहले पूरी हो जाएगी, वहीं उनके लिए जमानत का दरवाजा खुल सकती है। और देखिए, यही बात हमें वापस इस फैसले के बिल्कुल सेंटर में ले आती है। कोर्ट का साफ मानना है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो कथित भूमिका है, वो उन लोगों से गुणात्मक रूप से यानी फंडामेंटली बिल्कुल अलग है जिन्हें जमानत दी गई है। और यही वो बुनियाद है जिस पर कोर्ट का ये बटा हुआ फैसला टिका हुआ है। और आखिर में ये पूरा मामला और ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो किसी भी लोकतंत्र के लिए हमेशा अहम रहता है। सवाल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें और नागरिकों का विरोध करने का जो मौलिक अधिकार है, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन, एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।